हेलो दोस्तों, कहते हो आप सभी स्वागत है आप सभी का न्यू वीडियो में। हम लोग कवर कर रहे थे क्लास 9th एनसीईआरटी फिजिक्स। चैप्टर का नाम होता है फोर्स और लॉ ऑफ मोशन। ठीक है इससे पहले चैप्टर में हम लोग इनर्शिया के बारे में पढ़ चुके थे और मतलब इसका बैलेंस फोर्स अनबैलेंस फोर्स उसके बारे में हम लोग सब चीज पढ़ चुके थे, जड़त्व के बारे में। ठीक है, अब इस चैप्टर में हम लोग कवर करने वाले न्यूटन के जो तीनों नियम है, लॉज ऑफ जो तीनों मोशन, न्यूटन का पहला नियम, दूसरा नियम, तीसरा नियम, उसको हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, और बहुत ही शॉर्टकट हम लोग पढ़ेंगे और नोट्स में आप लोग के डिटेल से जितने भी एग्जाम्पल है सारी चीजें डिटेल में लिखा हुआ। ठीक है, अब बोर्ड मेरे पास इतना बड़ा बोर्ड तो है नहीं या फिर डिजिटल बोर्ड तो है नहीं कि सारे कंटेंट लिख के लाए पेज बाय पेज। ठीक है, तो लिखने में काफी ज्यादा टाइम, मैं समझाऊंगा सारी चीजें, एग्जाम्पल भी यहाँ बताऊंगा। ठीक है, बाकी नोट्स में आपको पूरा कंप्लीट डिटेल से लिखा हुआ, आप लोग नोट्स वहां पे जाके देख सकते हैं टेलीग्राम पे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। जैसे न्यूटन का जो पहला नियम था, ठीक है गैलीलियो का एक्सपेरिमेंट मैंने बताया था। गैलीलियो ने एक्सपेरिमेंट किया था सबसे पहली बार। उन्होंने क्या बताया था कि कोई भी ऑब्जेक्ट पर जब तक एक्सटर्नल फोर्स मतलब अनबैलेंस फोर्स, बाह्य बल या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, असंतुलित बल बोलते हैं। जब तक किसी ऑब्जेक्ट पे असंतुलित बल नहीं लगेगा, अनबैलेंस फोर्स नहीं लगेगा, तब तक उसके स्टेट में कोई चेंज नहीं होगा। अगर वो रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगा और मोशन में रहेगा तो मोशन में ही रहेगा। ये कौन सी प्रॉपर्टी होती है? इसी को हम लोग इनर्शिया बोलते हैं, जड़त्व बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जड़त्व बोलते हैं। जो अपने अंदर किसी भी प्रकार के चेंज का क्या करे, विरोध करे, उसको हम लोग इनर्शिया बोलते हैं, जड़त्व बोलते हैं। तो जो न्यूटन का पहला नियम है, यही न्यूटन का पहला नियम भी यही बात बोलता है, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको सबसे पहले एक्सप्लेन किसने किया था? गैलीलियो ने किया था, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं? गैलीलियो का नियम, या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? जड़त्व का नियम बोलते हैं। ठीक है, ये पॉइंट आप लोग को ध्यान रखना। तो न्यूटन का पहला नियम, इसी को हम लोग जड़त्व, इनर्शिया का भी बोलते हैं, लॉ ऑफ इनर्शिया, या फिर इसी को हम लोग गैलीलियो का नियम बोलते हैं। पहला नियम क्या बोलता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में है या मोशन में है तो रेस्ट में या मोशन में ही रहेगा जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगा, जब तक उस पर कोई बाह्य बल या असंतुलित या अनबैलेंस फोर्स नहीं लगने वाला। जैसे मान लीजिए मैं रेस्ट में हूं तो मैं रेस्ट में रहूंगा जब तक मुझ पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं रहेगा। ठीक है, या फिर अगर मैं मोशन में हूं तब तक मैं मोशन में ही रहूंगा जब तक मुझे कोई एक्सटर्नल फोर्स रोकेगा नहीं। ठीक है, तो ये पॉइंट ध्यान रखना आप लोग को। तो न्यूटन का पहला नियम क्या कहता है? यदि कोई वस्तु रेस्ट या मोशन में है तो उसी में रहेगा जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल बल क्या होता है? अनबैलेंस फोर्स या बाह्य बल, इसी को हम लोग असंतुलित बल बोलते हैं। ठीक है, जब तक नहीं लगता उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? न्यूटन का पहला नियम। अब इसका उदाहरण क्या हो जाएगा? जैसे मान लीजिए गाड़ी पे बैठे हुए हैं, गाड़ी आसानी से चलना स्टार्ट हुआ तो पीछे की तरफ क्या हो गया? झुक गए। तो पहले वाले क्लास में इनर्शिया का जितना भी हमने एग्जांपल डिस्कस किया था, नोट्स में सारे एग्जांपल लिखे हुए। ठीक है, जितने भी एग्जांपल हम लोग डिस्कस किए थे इनर्शिया के लिए, ठीक है, चाहे इनर्शिया ऑफ रेस्ट का, इनर्शिया ऑफ मोशन का, या फिर इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन का, ठीक है, दिशा का जड़त्व, वो सब किसके एग्जांपल हो जाएंगे? न्यूटन फर्स्ट लॉ एग्जांपल दे देगा। मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट मतलब बस चल रहा है और बस अचानक से रुकने से आदमी आगे की तरफ गिर गया। ये कौन सा एग्जांपल है? किसका, कौन सा मतलब लॉ का एग्जांपल है? न्यूटन फर्स्ट लॉ का। ठीक है, क्योंकि हम लोग क्या पढ़े थे? इनर्शिया ऑफ मोशन की वजह से तो हम लोग गिर जाते हैं, क्योंकि हम लोग मोशन में रहते हैं और मोशन, गाड़ी अचानक से रुक गई पैर तो हमारा क्या आ गया? रेस्ट में आ गया, लेकिन हमारी अपर बॉडी अभी भी मोशन में, हम लोग क्या होता है? आगे तरफ गिर जाते हैं। एनर्जी ऑफ मोशन का ये किसका एग्जांपल है? न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन का एग्जांपल है। ठीक है, अब देखिए सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट पूछता है कि बल की परिभाषा कौन बताता है? जो पहला नियम है न्यूटन का, जो पहला नियम है, ये बल का परिभाषा बताता है। क्या बताता है? बल का परिभाषा, डेफिनेशन ऑफ फोर्स के बारे में कौन बताता है? न्यूटन का पहला नियम। अब नेक्स्ट अगला पॉइंट है संवेग, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? मोमेंटम। इसे हम लोग पी से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? पी से। तो मोमेंटम क्या होता है? किसी भी ऑब्जेक्ट के द्रव्यमान और उसके वेग का जो गुणनफल होगा उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? संवेग बोलते हैं, मोमेंटम बोलते हैं। प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इज नोन एज मोमेंटम। ठीक है, तो इसको हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? मोमेंटम बराबर पी, मास को एम से और वेग को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं? वी से, जिसे हम लोग वेलोसिटी बोलते हैं। तो मोमेंटम बराबर क्या हो जाता है? मास इनटू वेलोसिटी। ठीक है, अब इसका एसआई यूनिट क्या होता है? मास का एसआई यूनिट क्या होता है? किलोग्राम, और वेलोसिटी या वेग का क्या होता है? मीटर पर सेकंड। तो एसआई यूनिट क्या हो जाएगा मोमेंटम का? किलोग्राम मीटर पर सेकंड। ठीक है, और ये वेक्टर क्वांटिटी होता है। क्या होता है? वेक्टर क्वांटिटी, मतलब इसमें दिशा भी होता है और परिमाण मतलब मैग्नीट्यूड भी होता है। ठीक है अब इसका दिशा पूछता है कि मोमेंटम का दिशा क्या होता है? तो जिस दिशा में ऑब्जेक्ट गति कर रहा है उसी का क्या होता है? वही इसका भी दिशा हो जाएगा। तो वस्तु के वेग का जो दिशा होगा वही इसका भी दिशा हो जाएगा मोमेंटम का। ठीक है, अब देखिए अगला पॉइंट है चेंज इन मोमेंटम। जैसे एनसीईआरटी में चेंज इन मोमेंटम और मोमेंटम के चेंज का दर, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, ठीक है, वो भी दिया है। जैसे मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट का मास m है। क्या है? मास m है। मान लीजिए इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल या प्रारंभिक वेग को हम लोग u से रिप्रेजेंट करते हैं। अभी ये u वेग से चल रहा है और ये थोड़े टाइम बाद इसका वेग क्या होगा? v हो गया, लेकिन क्या मास कभी चेंज होगा? मास तो m ही रहेगा। अब यहाँ पे अगर इसका मोमेंटम निकालें p1 तो इसका मास m इंटू यू हो जाएगा, और यहाँ पे अगर निकाले P2 तो यम v हो जाएगा। ठीक है, मास इंटू वेलोसिटी। अच्छा, चेंज मतलब चेंज हम लोग कैसे निकालते हैं? जैसे मान लीजिए आपके पास 10 रुपया, बाद में 15 रुपया, तो कितने का चेंज हुआ? 5 का चेंज हुआ। तो फाइनल माइनस इनिशियल हम लोग करते हैं, जो बाद में होता है उससे पहले वाला घटा देते हैं, इसी से हम लोग क्या निकालते हैं? चेंज। तो हमारा फाइनल मोमेंटम हो गया और ये हमारा इनिशियल मोमेंटम हो गया। तो चेंज क्या हो जाएगा? P2 माइनस P1। तो P2 को हम लोग क्या? m v माइनस m u, यही तो लिखेंगे। तो चेंज इन मोमेंटम क्या हो जाएगा?
P2 माइनस P1 एम वी माइनस एम यू। अच्छा अगर मान लीजिए इसमें पूछा रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम, मतलब संवेग परिवर्तन की दर, तो संवेग परिवर्तन की दर को क्या बोलते हैं कि इकाई समय में कितना परिवर्तन हुआ। तो यहाँ नीचे बस खाली टी लगा देते, क्या लगा देते हैं, टी लगा देते हैं। इसका मतलब इकाई समय में कितना वेग में क्या हुआ, संवेग में परिवर्तन हुआ, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेट इन चेंज इन मोमेंटम। ये पॉइंट आप लोग को ध्यान रखना है। अब देखिए न्यूटन जो सेकंड लाया, ठीक है, न्यूटन का जो दूसरा नियम है, संवेग परिवर्तन की दर बल के समानुपाती, किसी ऑब्जेक्ट पे जो बल लग रहा है उसके अंदर जो उसके संवेग के परिवर्तन में जो इकाई यूनिट समय में या इकाई समय में उसके संवेग में जितना परिवर्तन हो रहा है वो किसके बराबर होता है, बल के बराबर होता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए संवेग परिवर्तन P2 माइनस P1 अपन टी, यही तो है संवेग परिवर्तन की दर, ये किसके अनुपात समानुपाती होगा, फोर्स के। ठीक है, अब फिजिक्स में कभी भी या प्रोपोर्शनल का सिंबल हटाते हैं जब भी, यहाँ पे एक कांस्टेंट ऐड करते हैं, क्या करते हैं हम लोग, एक कांस्टेंट ऐड करते हैं। ठीक है अब इस के का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है, क्या होता है, के का वैल्यू 1 होता है। ये फार्मूला क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए P2 हम लोग पुट कर दिए। ठीक है, देखिए यहाँ ध्यान से, मतलब बराबर सिंबल लगा दिए, P2 का वैल्यू क्या हो जाएगा, एम वी, और P1 का एम यू अपॉन टी। अच्छा देखिए मास यहाँ से m कॉमन लेते हैं, V2 माइनस u अपॉन ये। ठीक है, अच्छा बताइए ये आपको जाना पहचाना कुछ लग रहा है, v माइनस यू अपॉन टी। वेग परिवर्तन की दर हम लोग पढ़ चुके हैं, वेग परिवर्तन की दर क्या कहलाता है, एक्सेलरेशन, त्वरण कहलाता है। ये देखिए वेलोसिटी में वेग में परिवर्तन नहीं है, और वेग में परिवर्तन की जो दर होता है वही तो त्वरण कहलाता है, एक्सेलरेशन कहलाता है। तो इतनी की जगह हम लोग a नहीं लिख सकते हैं, तो ये बराबर m इंटू ए, तो फोर्स बराबर क्या है फॉर्मूला हमारा एम ए होता है, क्या होता है फॉर्मूला एम ए। ठीक है, ये चीज आप लोग को ध्यान रखना। ठीक है ये न्यूटन का सेकंड नियम, तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, एम ए। अब यहाँ पे अगर ये फोर्स का यूनिट लिखना चाहे तो किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, या फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन होता है। अब देखिए एनसीईआरटी में मतलब क्लास 9 में एक चीज दिया है कि न्यूटन का जो पहला नियम है वो प्रूफ करिए न्यूटन के सेकंड नियम के मतलब अकॉर्डिंग, मतलब इसका हेल्प लेके इसको प्रूफ कीजिए। भैया ये आप एक काम का चीज नहीं है, आपसे डिस्क्रिप्टिव नहीं पूछने वाला, ठीक है, लिखना नहीं है, तो यहाँ पे किसी काम का चीज नहीं है, तो यहाँ बताने का भी कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो ये चीज छोड़ते हैं हम लोग। ठीक है, ये पॉइंट। ठीक है, अब देखिए न्यूटन का जो सेकंड नियम है, ठीक है, इसके एग्जांपल क्या क्या हो सकते हैं। एग्जांपल मैंने नोट्स में पूरा डिटेल से लिखा हुआ, ठीक है, आप लोग नोट्स में जाके देख लीजिएगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए टेनिस का गेंद, और टेनिस का जो गेंद हो गया, जो क्रिकेट गेंद होता है, मतलब जो लेदर बॉल, जो जैसे इंटरनेशनल में खेला जाता है तो लेदर बॉल होता है, और टेनिस बॉल, तो चोट किससे लगता है, टेनिस बॉल, क्योंकि उसका मास क्या होता है, ज्यादा होता है। अब देखिए इसी के साथ मोमेंटम के साथ साथ एक इंपल्स होता है, क्या होता है, इंपल्स होता है। इंपल्स क्या होता है, जब वेरी शॉर्ट टाइम के लिए बहुत बड़ा फोर्स लगता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंपल्स। हमें चोट किसकी वजह से लगता है, इंपल्स की वजह से। जैसे हमें थप्पड़ मारना, तो बहुत ही कम समय में एक बहुत बड़ा फोर्स जब लगता है उसको हम लोग बोलते हैं इंपल्स, क्या बोलते हैं, इंपल्स बोलते हैं। जैसे मान लीजिए कराटे वाला कराटे मारता है, धड़ाम से मारता है, मतलब बहुत ही कम टाइम में बहुत बड़ा फोर्स लगाता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इंपल्स बोलते हैं। अब देखिए इससे जैसे चोट कम, जैसे मान लीजिए बॉल आता है तो बॉल प्लेयर कैच लोगने के बाद हाथ क्या कर लेता है, नीचे कर लेता है। ये हाथ नीचे क्यों करता है, ये हाथ नीचे करता है ताकि टाइम क्या हो जाए, बढ़ जाए। अब भैया यहाँ देखिए फार्मूले में अगर ये टाइम बढ़ जाए क्या हो जाएगा, टाइम बढ़ जाएगा। अब नीचे वाली जब यूनिट हमें कभी भी बढ़ती है तो ये वैल्यू छोटा नहीं हो जाता इधर वाला, तो ये टाइम क्यों बढ़ाता है, ताकि फोर्स को घटाया जा सके, फोर्स कम लगे, चोट कम लगे, यही रीजन होता है। हालांकि आपको डिस्क्रिप्टिव तो लिखना नहीं, आपको सिंपल सा खाली क्वेश्चन पूछेगा कि भैया ये चीज दिया, इसका ये किस न्यूटन का मतलब ये कौन से लॉ का एग्जांपल है। ठीक है, बस इतना ध्यान रखना। गेंद की तुलना में मतलब गद्दे की तुलना, जैसे मान लीजिए गद्दा और फर्श, तो किस पे ज्यादा चोट लगेगा, फर्श पे चोट लगेगा। ठीक है, क्यों, गद्दा थोड़ा सॉफ्ट होता है, अगर गिरेंगे तो थोड़ा सा हमें टाइम मिल जाता है, मतलब थोड़ा सा टाइम क्या होता है, बढ़ जाता है। इस वजह से फोर्स क्या होता है, कम, और वो हार्ड भी होता है। ठीक है, ये भी चीज ध्यान रखना। अगर ऊंची या लंबी कूदते जमीन मतलब जो ऊंची या लंबी कूद जो करते हैं जमीन को खोद के थोड़ा सा गड्ढा बना देते हैं, क्या बनाते हैं, गड्ढा बनाते हैं, हल्का कर देते हैं ताकि चोट क्या लगे, कम लगे। ये भी क्वेश्चन पूछता है। बड़े कील को अधिक गहराई तक धंसाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हथौड़े से चोट करते हैं, ताकि भैया फोर्स ज्यादा रहेगा तो आसानी क्या हो जाएगा, धंस जाएगा। ठीक है, दूसरा चीज कराटे खिलाड़ी ईंट को तोड़ने के लिए क्या करते हैं, अधिक चोट मारते हैं। किसका एग्जाम्पल है, न्यूटन का सेकंड नियम। ठीक है, कोई खिलाड़ी कैच लोग तो हाथ के पीछे करता है, किसका एग्जांपल है, न्यूटन का सेकंड नियम। ठीक है, अब ये चीज ध्यान रखना, ये सारे एग्जांपल यहाँ पे मैंने नोट्स में लिखा, आप लोग यहाँ पे नोट्स में देख लीजिएगा। ठीक है, अब देखिए अगला पॉइंट, बल का सूत्र किससे में पता चलता है, भैया सेकंड नियम से तो पता चलता है, पहले नियम तो हमें बल का परिभाषा पता चलता है, अब दूसरे बल का सूत्र। अब भैया कुछ कमेंट मत कीजिएगा, या फिर मतलब ये मत सोचिए कि हाँ भैया नोट्स देख के पढ़ा, भैया नोट्स सामने इसलिए रखा जाता है कि कोई पॉइंट आप लोग से छूटे ना। ठीक है, पढ़ाते वक्त देखिए मुझे इतना अनुभव तो है नहीं, ठीक है, 10 साल 15 साल में पढ़ा रहा हूँ, मुझे सारी चीजें रटा गए। ठीक है, एक नॉलेज और पढ़ाना, ठीक है, दोनों में जमीन आसमान का अंतर होता है। बहुत सारे ऐसे लोग जिनके पास नॉलेज होता है लेकिन समझा नहीं पाते, और बहुत लोग होते हैं जो समझा नहीं पाते, नॉलेज उनके पास बहुत होता है, या मतलब सेम चीज हो गया क्या,
मतलब समझ सकते हैं आप लोग, ठीक है। तो इस चीज को मतलब दिमाग में मत दीजिएगा कि हाँ नोट्स रखते हैं सामने, हाँ भाई बिल्कुल नोट्स रखता हूँ ताकि कोई पॉइंट छूट ना जाए। और ये देखिए जितना भी मैंने नोट्स बनाया चाहे फिजिक्स चाहे केमिस्ट्री का, मेरा पूरा कंप्लीट नोट्स है, ठीक है भाई साहब, बहुत मेहनत लगता है, ठीक है, नोट्स बनाने में, ठीक है, एक बुक से नहीं, खाली एनसीईआरटी बुक से नहीं, और चीजें गूगल का भी हेल्प लेता हूँ कि मतलब जहाँ से थोड़ा डेफिनेशन आसान हो जाए और क्या क्या एग्जांपल दिया जा सकता है, ठीक है। तो ये चीज मत टेंशन लीजिएगा, कोई टीचर सामने नोट्स रख के पढ़ा रहा है, इससे आपको मैटर नहीं कि मुझे कितना नॉलेज है, मैं आप एक काम का चीज आपको दे पा रहा हूँ कि नहीं दे पा रहा हूँ, आपको बस इस चीज से मैटर होना चाहिए, ठीक है। तो पहले नियम से हमें क्या पता चलता है, बल का परिभाषा, दूसरे से बल का सूत्र पता चलता है, ठीक है। अब नेक्स्ट न्यूटन का तीसरा नियम, ठीक है, प्रत्येक क्रिया का बराबर तथा विपरीत प्रतिक्रिया होता है, टू एवरी एक्शन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। इसका मतलब क्या हुआ भैया, देखिए अगर हम जैसे किसी को मार रहे हैं, थप्पड़ मार रहे हैं, जितना उसको चोट लगेगा उतना उसको भी चोट लगेगा। जैसे मान लीजिए हम लोग दीवार पे हिट किए, मान लीजिए बोर्ड पे हिट किए, तो बोर्ड को मैंने जितना क्रिया किया, इस पे क्रिया, उसका उल्टा हमारे ऊपर क्या किया, प्रतिक्रिया किया। इसका मतलब अगर हम किसी को मार रहे हैं थप्पड़, ठीक है, तो जितना चोट उसको लग रहा है उतना चोट हमें भी लगता है, लेकिन हमें महसूस क्यों नहीं होता भैया। देखिए अगर हम हाथ से मारते हैं किसी गाल पे, तो सामने वाले को तो चटाक से लगता है चोट, उतना ही फोर्स हमारे हाथ पे भी लगता है, उल्टा ये गाल भी इस पे लगाता है, लेकिन हाथ का जो है हार्ड होता है, क्या होता है, स्किन हार्ड होता है, ठीक है, यहाँ पे तो मतलब ये हार्ड होता है, तो हम लोग को पता नहीं चलता। वही चीज हम लोग दोनों सर लड़ा लें, देखिए बराबर चोट लगेगा दोनों लोग को, ठीक है। तो क्रिया प्रतिक्रिया मतलब न्यूटन का जो तीसरा नियम है क्या होता है, क्रिया प्रतिक्रिया के बारे में बताता है। क्रिया मतलब एक्शन और उसका अपोजिट रिएक्शन। हम लोग कोई काम करेंगे उसका रिएक्शन होता है, ठीक है। जैसे रियल लाइफ में हम लोग कर्मा देख सकते हैं, अगर कर्मा बोलते हैं ना, कर्म बिलीव इन कर्मा, अगर आप किसी के साथ गलत करेंगे तो आपके साथ भी गलत होगा, ठीक है, ये चीज फिक्स है। आप किसी के साथ सही कर रहे हैं, आपके साथ सही होगा कि नहीं सही होगा ये इसकी गारंटी नहीं है, लेकिन भाई अगर आप किसी के साथ गलत किए हैं तो आपके साथ गलत होगा, ये लिख लीजिए। अगर आप किसी के साथ धोखा किए, चीट किए, तो ये बांध के रखिए अपने पास, आज नहीं किसी ना किसी रूप में आपके पास जरूर घूम के आएगा, कर्मा तो आपके पास घूम के आना ही घूम के आना, ठीक है, ये बात हमेशा ध्यान रखना। तो अगर आप किसी का अच्छा नहीं कर सकते तो एटलीस्ट इतना कीजिए, किसी का बुरा मत कीजिए, ठीक है। जैसे आज के टाइम में लोग मतलब एक दूसरे को गिराने में लगे, भैया नहीं बढ़ा सकते एटलीस्ट उसको गिराओ नहीं, ठीक है। उसका बुरा नहीं सोचो, उसका बुरा नहीं करो, अच्छा नहीं कर सकते कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन किसी का एटलीस्ट बुरा मत करो, ठीक है, ये चीज हमेशा ध्यान रखना है, ठीक है। तो न्यूटन का जो तीसरा नियम होता है क्रिया प्रतिक्रिया का, एक्शन रिएक्शन का, वो होता है, ठीक है। अब जो बल की प्रकृति होती है किससे पता चलता है, न्यूटन के तीसरे नियम से। अब न्यूटन का तीसरा नियम का एग्जाम्पल क्या क्या हो सकता है, जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल लेता है कि अगर मतलब हम लोग चल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, हमारा जो चलना हुआ, ये कौन सा एग्जाम्पल है, न्यूटन का तीसरा नियम। जब हम लोग चल रहे होते तो चार ऑप्शन देता है, मान लीजिए घोड़ा चल रहा है तो बोलता है चार ऑप्शन, ये किसकी वजह से घोड़ा आगे की तरफ चल रहा है। जैसे हम लोग जब चलते हैं ना तो पैर से जमीन को पीछे की तरफ ढकेलते हैं और जमीन हमें क्या करता है, आगे की तरफ ढकेल देता है, इस वजह से हम लोग चलना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए जब नाव नाव से हम लोग उतरते हैं तो नाव से हम उतरते हैं आगे की तरफ, लेकिन नाव क्या होता है, पीछे की तरफ चला जाता है। इससे क्या है, न्यूटन का तीसरा नियम तो है, हम लोग पैर से धक्का दिए किसको, नाव को, तो नाव हमें आगे की तरफ ढकेल दिया, नाव को हम लोग पीछे की तरफ ढकेल रहे हैं और नाव हमें आगे की तरफ ढकेल दिया। ऐसे बुलेट हम लोग शूट करते हैं तो गोली तो आगे की तरफ गया, लेकिन गन क्या होता है, पीछे की तरफ। रॉकेट लॉन्चिंग, जब रॉकेट को हम लोग छोड़ते हैं, रॉकेट ऊपर की तरफ, धुआं नीचे, मतलब जो उसका फ्यूल होता है कहाँ, नीचे की तरफ जाता है, नीचे की तरफ एक्शन, और वो क्या करता है, ऊपर की तरफ ढकेल रहा है, रिएक्शन क्या हो रहा है, ऊपर की तरफ, रॉकेट ऊपर की तरफ चल जाता है। तो रॉकेट का जो मूव करना क्या कहलाता है, न्यूटन का तीसरा नियम होता है एक्शन रिएक्शन, ठीक है। जैसे मान लीजिए महिला कुएं से पानी खींच रही है, ठीक है, रस्सी से, और रस्सी टूट जाए तो क्या होगा, महिला धड़ाम से पीछे की तरफ गिर जाएगी, उसे चोट लग जाएगा। किसका एग्जांपल है, न्यूटन का तीसरा नियम। तो पहले नियम से बल का परिभाषा, दूसरे से सूत्र, अर्थात मतलब कितना बल लगेगा, कितना तेज चोट लगेगा, किससे डिपेंड करेगा, इससे। और तीसरा क्या होता है, बल की प्रकृति बताता है, क्या बताता है, बल की प्रकृति बताता है। अब देखिए सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, तीसरे नियम से हमें दो बातें क्लियर होती है, मतलब जो तीसरा नियम उससे हमें दो बात क्लियर पता चलता है कि हमेशा बल जोड़े में काम करता है। अगर हम किसी पे बल लगा रहे हैं तो भी हम पे क्या लगाएगा, बल लगाएगा, डेफिनेटली बल लगाएगा। इसका मतलब बल हमेशा पेयर में काम करते हैं, जोड़े में काम करते हैं, सिंगल अकेले काम नहीं करते। और जो एक्शन रिएक्शन है, क्रिया प्रतिक्रिया है, दो अलग अलग ऑब्जेक्ट पे, दो अलग अलग वस्तु पे लगने वाले बल होते हैं। मतलब क्रिया प्रतिक्रिया एक बल पे नहीं लगे। जैसे मान लीजिए ये मैं इस पे धक्का दे रहा हूँ, ठीक है, तो मैं इसमें क्रिया कर रहा हूँ और ये मुझ पे क्या करेगा, प्रतिक्रिया। मतलब क्रिया इस बोर्ड पे हो रहा है और प्रतिक्रिया हमारे हाथ पे हो रहा है। इसका मतलब क्रिया प्रतिक्रिया, एक्शन रिएक्शन, दो अलग अलग वस्तु पे होने वाले दो अलग अलग क्या होते हैं, फोर्स होते हैं। ये पॉइंट आप लोग को ध्यान रखना, ठीक है। अब नेक्स्ट अगला संवेग संरक्षण, जिसे हम लोग कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम बोलते हैं, मोमेंटम का कंजर्वेशन। इसका मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए दो ऑब्जेक्ट आपस में आकर टकरा गए, ठीक है, तो टकरा, जैसे मान लीजिए यही ऑब्जेक्ट ये जाके इसे टकरा गया, तो टकराने से पहले जो इसका मोमेंटम रहेगा और टकराने के बाद का मोमेंटम, ये कंजर्व रहेगा, संरक्षित रहेगा, मतलब इसमें चेंज नहीं होगा, ठीक है। जब दो या दो से अधिक वस्तुएं एक दूसरे पर क्रिया करती हैं तो उनका कुल संवेग क्या होता है, स्थिर होता है, कांस्टेंट होता है, संरक्षित होता है, चेंज नहीं होता है। जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल बल, बाह्य बल कार्य नहीं करता, जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल बल या फिर अनबैलेंस फोर्स काम नहीं करता। इसका मतलब क्या हुआ,
टक्कर के पहले, जैसे मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है उसका मास m है, अब किसी वेलोसिटी से चल रहा है m1 मान लेते हैं, u1 मान लेते हैं वेलोसिटी, ठीक है, या u मान लेते हैं, ठीक है। ये जाके किसी से टकरा गया, अब उसकी वेलोसिटी v चेंज हो गया, तो उस कंडीशन में जिसका मास m u बराबर mv, मतलब टक्कर के पहले का जो संवेग होगा और टक्कर के बाद का संवेग होगा, आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे, संरक्षित होंगे, कांस्टेंट होंगे, चेंज नहीं होंगे। यही क्या होता है हमारा संवेग संरक्षण। अब इसका एक बड़ा सा डेरिवेशन दिया हुआ है, मैंने नोट्स में लिख दिया, लेकिन आपके किसी काम का नहीं है, ठीक है। उसमें क्या आता है, m1 u1 प्लस m2 u2, ठीक है, बराबर m1 v1 प्लस m2 v2, ये मतलब डेरिवेशन करके आता है, मैंने लिख दिया उसमें नोट्स में, लेकिन आपके किसी काम का नहीं है। आपको यहाँ से क्वेश्चन कैसे पूछता है, वो दो टाइप का क्वेश्चन पूछता है, एक गन शूट करने वाला, ठीक है, कि मतलब शूट किया, इतने स्पीड से गया, इतना इसका मास है, तो कितनी स्पीड से गन पीछे की तरफ जाएगा, ये एग्जाम्पल दिया है। और एक वर्क देता है, मतलब कोई तोप है या बंदूक है, कोई फायर करता है, ठीक है, या तोप गोला फायर करता है, उसका संवेग इतना है, तो उस गोले मतलब जो तोप है उसका लेंथ बताइए, लंबाई बताइए, तो उसको हम लोग पढ़ेंगे अभी, मतलब इस क्वेश्चन के बाद हम लोग उस क्वेश्चन को लगा लेंगे, ठीक है, कैसे होता है। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन मैंने शॉर्टकट में लिख दिया, जैसे मैं कोई पिस्टल है, पिस्टल का मास 2 किलोग्राम है, और इसको गोली शूट किया था, गोली का मास कितना 20 ग्राम। अब देखिए यहाँ पे ग्राम, यहाँ पे किलोग्राम, तो इसको भी आप बदल लीजिए किसमें, ग्राम में, तो 2 किलोग्राम में कितना हो जाएगा, 2000 ग्राम हो जाएगा। गोली किस स्पीड से जा रही है, 150 के, ठीक है, 150 मीटर पर सेकंड, तो पिस्टल किस स्पीड से पीछे जाएगा, तो भैया पिस्टल का जो मोमेंटम होगा mv या m1 v1 मान लेते हैं, और ये बराबर m2 v2, तो इसका मास कितना है, पिस्टल का मास 200 ग्राम है। अब ये किस वेग से पीछे जा रही है हमको नहीं पता, ये हमको फाइंड करना है। m2 गोली का मास कितना 20 ग्राम, अब इसका स्पीड कितना है 150, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लीजिए आप लोग, v1 बराबर 20 गुणे 150 बटे 2000, ये कट जाएगा 2 0 और 2 से कटेगा 10 बार में कितना जाएगा 1.5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से क्या हो जाएगा, ये पीछे हो जाएगा, ठीक है। मतलब पीछे की तरफ जैसे शूट करेगा तो गोली जिस स्पीड से आगे गया, और 1.5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से क्या होगा, पिस्टल पीछे की तरफ आ जाएगा। अगर कैलकुलेशन में कहीं मिस्टेक होगा तो आप लोग चेक कर लीजिएगा, ठीक है। अब इसमें एक वर्क वाला क्वेश्चन आता है, उसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें क्या पूछता है मतलब तोप का गोला है गोले को दागेगा, या बंदूक है उससे गोली फायरिंग करेगा, ठीक है, तो उसमें मतलब 3 चीज दे देगा, एक चीज गायब कर देगा। बेसिकली इसमें क्वेश्चन पूछता है कि उस बंदूक की लंबाई कितनी होगी, या फिर गोले की, मतलब गोले बोल रहे हैं, तोप की लंबाई कितनी होगी, ठीक है। तो एक क्वेश्चन दिया, इसमें मतलब कई सारे टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं, लेकिन बेसिकली यही कॉन्सेप्ट लगना है, इसमें 3 चीज देगा, एक चीज गायब कर देगा, ठीक है, और आपको वही निकालना रहेगा, ठीक है। देखिए एनसीईआरटी में क्वेश्चन नहीं दिया, लेकिन कंपटीशन लेवल पे इस टाइप का क्वेश्चन पूछता है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। अगर आप 6 to 8 तैयारी कर रहे हैं तो कोई काम का नहीं, आप मत शायद ही पूछा जाए, ठीक है, क्योंकि न्यूमेरिकल बहुत ही कम पूछने का चांस है 6 to 8 में, लेकिन 9 10 के लिए तो डेफिनेटली पूछेगा। देखिए 20 किलो तोप के एक गोले, मतलब गोले का एक गोला है जो कितने किलोग्राम का, 20 किलोग्राम का, इसको मतलब 60 न्यूटन के बल से ढकेलता है कौन, जो तोप है। तोप क्या करता है, ढकेलता है। गोला कितनी स्पीड से जा रहा है, 80 मीटर पर सेकंड की स्पीड से आगे की तरफ गतिशील हो रहा है। तो तोप की लंबाई ज्ञात करना, क्या करना है, तोप की लंबाई। ये पॉइंट आप लोग को ध्यान रखना कि जो तोप के द्वारा किया गया कार्य या बंदूक के द्वारा किया गया कार्य, अगर गोली वाला क्वेश्चन देगा तो बंदूक द्वारा किया गया कार्य, और गोला दिया तो तोप के द्वारा किया गया जो कार्य होगा, गोले के संवेग के क्या होगा, बराबर होगा। ये पॉइंट ध्यान रखना। अब वर्क अगले चैप्टर में लोग पढ़ेंगे। वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। फोर्स इंटू क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस। तो यहाँ पे हम लोग फॉर्मूला क्या रखेंगे, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, और संवेग का फॉर्मूला क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी। फोर्स कितने न्यूटन से, 60 न्यूटन से, ये डिस्प्लेसमेंट है भैया, यही उसकी लंबाई हो जाएगी, क्या हो जाएगी, लंबाई। यही हमको समझे पता, इसको एक्स मान लेते हैं, ठीक है। मास कितना है 20 किलोग्राम, अब वेलोसिटी कितना दिया 80 मीटर पर सेकंड, ठीक है। अब इसी को सॉल्व कर लीजिए आप, यही लंबाई आ जाएगी बटे 60, कितना हो गया 3 बार में, ये कट जाएगा लगभग 3 दूनी 6 और 6 2/3, ठीक है। तो इतना क्या हो जाएगा, इसका लगभग लेंथ मीटर हो जाएगा, ठीक है। ये कटा नहीं वैल्यू, आप लोग ध्यान रख, मतलब कॉन्सेप्ट है ये, ठीक है। अगर कहीं गलती होगा तो आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। तो यही कॉन्सेप्ट है, ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। तो इस टाइप के क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसी के साथ जो चैप्टर होता है फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन कंप्लीट हो जाएगा, कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। और इसका पीडीएफ यहाँ पे पूरा कंप्लीट पीडीएफ है, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया, आप लोग जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा। कंप्लीट पीडीएफ मैं अपलोड कर दूंगा, ठीक है। और क्लास बुक कैसा लगता है, अगर अच्छा लगता है तो भाई अपने दोस्तों को भी शेयर करना, और नहीं अच्छा लगता तो कोई बात नहीं, फिर भी अपना सुझाव देना, अगर अच्छा लगता है तो भी, और नहीं लगता है तो भी, क्या सुधार किया सकता है, और कुछ कंटेंट और किस टॉपिक आपको वीडियो चाहिए, ठीक है। मतलब कंपटीशन एक अलग से कोई टॉपिक चाहिए तो भी आप लोग कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। और जैसा भी हो आप लोग कमेंट जरूर करना, सुझाव अपना जरूर देना भाई। हमारे लिए मोटिवेशन के लिए आपका एक लाइक, सब्सक्राइब और आपका कमेंट, ये हमारे लिए मोटिवेशन है, ठीक है। क्योंकि ऐसा किसी प्लेटफॉर्म से तो जुड़े नहीं है कि हाँ ठीक है अर्निंग हो रही है, कोई बात नहीं है, ठीक है। बाकी जैसा भी होगा डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया, आप लोग जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो, तो बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, थैंक यू।